हेलो फ्रेंड्स, 120 बहादुर को डायरेक्ट किया है रजनीश घई ने। उसमें स्टार्स हैं फरहान अख्तर। ये फिल्म 1962 की चीन और भारत की लड़ाई जो हुई थी उसमें बैटल ऑफ रेजांगला को रिक्रिएट करती है, जहां पर 120 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक 3000 चीनी सैनिकों के साथ लड़े थे। और इनके जो सीईओ थे वो मेजर शैतान सिंह भाटी थे, और जिसको प्ले किया है फरहान अख्तर ने। सारे के सारे जो 120 सैनिक है उनके कमांडर को हटा दिया जाए, जो मेजर शैतान सिंह भाटी है उसको अगर हटा दिया जाए, तो बाकी जो सारे सैनिक हैं करीब एक ही जिले से आते हैं रेवाड़ी के रहने वाले हैं सब के सब। तो उनमें जो जो ब्रदरहुड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और अहिर समाज से हैं सारे के सारे। तो सारे के सारे अहिर समाज के हैं जो उनके कमांडर को अगर हटा दिया जाए तो। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस फिल्म में, जो मैंने नहीं सुनी थी, कि जो अहिर समाज के लोग हैं वो भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, अपने आप को सीधा वंशज मानते हैं। तो जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जय करते हैं, वो लोग दादा किशन की जय करते हैं। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म का बहुत ज़्यादा बज़ नहीं है यार। मैं मॉर्निंग शो देख के आया हूँ, वहाँ पर लिटरली पूरे थिएटर में मैं और एक और आदमी थे, सिर्फ 2 लोग थे, इसलिए शो चला, वरना शो कैंसिल हो जाता। पर मुझे नहीं पता कि क्या कारण है इसका। ट्यूसडे को उन लोगों ने इसका पेड प्रीव्यू भी किया था, तो बहुत सारे जो यूट्यूब में रिव्यूअर्स वगैरह हैं उन लोगों ने पहले ही उसको देख लिया था, और उसके रिव्यूज़ वगैरह भी मैंने देखे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि इसके रिव्यूज़ कोई कह रहा है बहुत अच्छी है, कोई कह रहा है कि अच्छी नहीं है। तो मैं एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन लेके गया था। मैंने सबसे पहले फिल्म के नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। जो पहली जो चीज़ नेगेटिव मुझे लगी, इसका नैरेटिव स्टाइल, जिस तरह से ये कहानी कहने का जो तरीका चुना है डायरेक्टर ने, वो पहला जो सेकंड हाफ है, सॉरी, जो फर्स्ट हाफ है पूरा, वो बस जो कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड दिखाने में लगा हुआ है। थोड़ा सा सेटअप है, आप कह सकते हैं, उनका बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, पूरा फालतू की मतलब टाइम वेस्ट किया गया है यार। हम लोगों ने बॉर्डर देखी है, उसके बाद जितनी भी फिल्में, चाहे शेरशाह हो, जो में ये जो कंसिडरेबल टाइम ये जो कैरेक्टर्स हैं उनके बैकग्राउंड दिखाने में वेस्ट किया जाता है, इसकी ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। ये एक बहुत ही क्लीशे स्टोरी ट्रोप बन चुका है अब, कि आप जो फौजी है उसका बैकग्राउंड दिखाने, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना पता है कि उसकी रैंक क्या, उसका नाम क्या, और किस फौज और कौन सी रेजिमेंट में है। और आई थिंक अगर, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह कहानियाँ ट्रू स्टोरी पे बेस्ड होती हैं, तो हमें उसकी बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पिता हैं कैसे हैं, उसकी वाइफ क्या है, उसके कितने बच्चे हैं। हमें इतना पता है कि वो बहादुर सैनिक है, और वो उसकी रैंक क्या है, उसकी रेजिमेंट क्या है, बस इससे काम चल जाता है फौजियों में। अगर आप सेविंग प्राइवेट रायन देखें, तो स्पीलबर्ग ने शुरुआत की लिटरली 2 मिनट के अंदर अंदर एक 25 मिनट का बैटल सीन डाला है शुरुआत में, और हम किसी का भी नाम तक नहीं जानते हैं उस सीन में। और येट हम लोग पूरे मतलब वो पूरा जो सीन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर मूवी सेविंग प्राइवेट रायन है, और उसमें भी सबसे बढ़िया सीन है वो। और हम किसी भी उस कैरेक्टर का नाम नहीं जानते, उसकी बैकग्राउंड नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि वो अमेरिकी सैनिक है, जर्मन सैनिक से लड़ने जा रहे हैं, बस दैट्स इट, इतना काफ़ी है आपको। और इसके कारण होता है पेसिंग इश्यूज आते हैं। आई थिंक अगर फिल्म सीधा सीधा वॉर में एकदम स्टार्ट होती है और पूरी वॉर को एक्सप्लोर करता है, जैसे ब्लैक हॉक डाउन और सेविंग प्राइवेट रायन और बाकी फिल्मों ने किया है हॉलीवुड में, वो ज़्यादा आप वॉर के दौरान जो कैरेक्टर का जो चरित्र सामने आता है वो ज़्यादा आपको हिलाता है, ज़्यादा उसके बारे में बताता है, बजाय कि आप एक घंटा लेके उसके परिवार के बारे में बताएं, वो सब चीज़ें करें। कुछ पॉजिटिव भी हैं ऑब्वियसली इस फिल्म में। एक चीज़ जो फिल्म क्लियरली दिखाती है वो है कि जो चीनी जो सैनिक हैं, जो चाइना का जो पूरा जो प्लानिंग थी इंडिया के खिलाफ, वो था कि जस्ट थ्रो बॉडीज। मतलब कि जो भारतीय सैनिक हैं वो फोर्टिफाइड पोजीशन से उनकी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से चीनी आए, चीनी एकदम खुले में हैं, और येट जो चाइनीज ऑफिसर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने मर रहे हैं, बस झोंकते जाओ, शरीर को फेंकते जाओ, एकदम ओवर रन कर दे रहे हैं भारतीय चौकियों को, जितनी भी फोर्टिफाइड पोजीशन है, बस क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर 120 हैं, आप बस नंबर फेंकते जाइए और वो हो जाएगा। और दूसरी तरफ से भारतीय सैनिकों का डेस्परेशन आपको दिखाया गया है, कैसे कैसे चीज़ें एकदम, क्योंकि उनको पहले ही पता है कि हम जब एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये लड़ाई हमको लड़नी है, उसके बाद उनको पता है कि अब हम बचेंगे नहीं। उसके बावजूद भी उन लोगों का जो हिम्मत है, और जैसे कैसे डेस्परेट होते जा रहे हैं वो, जब एम्यूनेशन ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन भाग नहीं सकते पीछे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि हम भागेंगे नहीं पीछे। तो वो है, और उसके अंदर फिर आपको धीरे धीरे आपको लगता है कि देशभक्ति क्या चीज़ होती है। ये कोई हम लोग जैसे लोग हैं जो कि पंच लाइन नहीं है, सैनिकों के लिए वो जीवन मृत्यु है।
और तीसरा जो मैं कहूँगा पॉइंट है कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क एज अ सोसाइटी हम पर वो रेज करती है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये सैनिक हमारी रक्षा करेंगे, बट उसके बदले हमने उन्हें दिया क्या? मतलब वो एकदम इल इक्विप्ड हैं, उनके पास ना खाने तक उनको अच्छा वहाँ पे नहीं मिल रहा है बॉर्डर पे, कपड़े उनके पास अच्छे नहीं हैं। अब आज की क्या है, मतलब कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं आप तो हम नहीं जानते, लेकिन मतलब 1962 में तो बहुत बुरे हाल थे। दे आर लिटरली सेइंग कि यार खाना यहाँ पर अच्छा नहीं है, कपड़े उनके पास नहीं, स्वेटर के लिए वो लड़ रहे हैं। एक सीन में तो ऐसा है जहाँ पर एक बंदा एक चीनी सैनिक को मार के उसके कपड़े निकाल के भाग जाता है। ओवरवेलमिंग ऑड्स आपके अगेंस्ट हैं, उसके बाद भी आप खड़े, मतलब भारतीय सैनिक प्योर गट्स से लड़ रहा है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी लगी मुझे, जो कैमरा वर्क है कमाल का है। बहुत सारी एरियल शॉट्स हैं, जितने भी स्टैब्लिशिंग शॉट दिखाए गए हैं सारे एरिया जैसे ड्रोन से लिए गए हैं, पूरे शॉट्स बहुत ही अच्छे लगे। बट मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आप 1962 में देखें, मतलब जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, जिस तरह से लुक है उसका बहुत ही क्या कहेंगे मॉडर्न लगता है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप 1962 में कोई चीज़ देख रहे हैं। जहाँ तक वर्डिक्ट की बात है, मैं इसको 5 में से 3 स्टार दूंगा। आई थिंक जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका, वो इसका नैरेटिव स्टाइल है, जिस तरह से आपने कहानी बताई है। बहुत ज़्यादा टाइम आपने वेस्ट किया है इधर उधर की चीज़ें दिखाने में, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आजकल की ऑडियंसेस यार इतनी ज़्यादा मूवीज़ देख रही है कि उसको आपको वो स्पून फीड करने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म में जो एक्शन है वो ग्राफिक नहीं है, बट बहुत इंटेंस है। चीनों की सुपीरियरिटी भी दिखाई गई है, क्योंकि चीनी साले एक बार जैसे कि भारतीय सैनिकों के पास पहले 303, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो वेपन्स दिखाए गए हैं बहुत ही एक्यूरेट दिखाए गए हैं। उस समय जो भारतीय सैनिकों के पास जो गन्स हुआ करती थी वो 303 गन होती थी। एक बार आपने एक सिंगल फायर, फिर आप उसे कॉक करेंगे, फिर सिंगल फायर, बल्कि और दूसरी सब चीनियों के पास ऑटोमेटिक राइफल्स थी उस समय भी। तो वो, और जब भारतीय सैनिक एलएमजी फायर करते हैं तो वो चीनी मोटार फायर शुरू कर देते हैं। जब भारतीय सैनिक मोटार फायर शुरू करते हैं तो वो लोग उससे भी बड़ी गन लगाते हैं। जो सुपीरियरिटी दिखाई गई है वो मतलब खुल के सामने आता है कि कैसे ओवरवेलमिंग ऑड्स के से भारतीय सैनिक लड़ रहे थे। स्टिल मैं इसको रेकमेंड करूंगा यार, क्योंकि भारतीय सैनिक के बलिदान के ऊपर फिल्म बनी है, किसी ने इतनी मेहनत की इसके बनाने के लिए, तो वन टाइम वॉच तो इसको डेफिनेटली। और कोशिश करिए कि ऐसे थिएटर में देखें जहाँ पे साउंड सिस्टम अच्छा हो। इसका साउंड डिज़ाइन कमाल का है। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 17 मिनट और फिल्म है रेटेड UA13+। तो दैट्स इट। 120 बहादुर, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।